जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्राकृतिक संसाधन को कवर किया था, प्राकृतिक संसाधन को समझा था और प्राकृतिक संसाधन में हमने दो कारक को पढ़ा था, एक भौतिक कारक और वैज्ञानिक कारक को पढ़ा था। भौतिक कारक में हमने जो भौतिक कारक जो भूमि होता है, पठार होता है, उसको समझा था और वैज्ञानिक कारक में हमने जनसंख्या घनत्व वगैरह वगैरह को जो हमारे भू उपयोग को अफेक्ट करता है, जो हमारे भू उपयोग को कारण डालता है, उसको हम समझे थे। और उसमें हमने बताया था कि कुछ पॉइंट अभी और रखा हुआ है भू स्वरूप का, भू उपयोग का हमारे भारत में, कि भारत में जो है भूमि का क्या क्या उपयोग होता है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो आइए कुछ पॉइंट को कवर करते हैं। पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे और चारों ओर पर्यावरण जो है मौजूद है। हम पर्यावरण से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं और पर्यावरण से हम ऑक्सीजन हो गया और हम पर्यावरण को क्या कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो क्या इससे हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है? तो आप बोलिएगा हाँ भैया, पर्यावरण तो पर्याप्त मात्रा में हमको मिल रहा है। तो कमी कहाँ पर आ रहा है? कमी आ कहाँ पर रहा है? तो राष्ट्र में पर्यावरण को अगर संतुलित रखना है बाबू, तो 33% वन अनिवार्य है। कितना परसेंट? 33% वन जो है अनिवार्य है। लेकिन 1952 का समय आता है और राष्ट्रीय वन नीति आया जाता है। क्या? राष्ट्रीय वन नीति आता है। राष्ट्रीय वन नीति आने का मतलब यह होता है कि वह नीति का गठन होता है जिसके तहत वन का एक रिपोर्ट को जारी किया जाएगा कि कितना वन जो है हमारे भारत में है, कितना वन का विस्तार है हमारे भारत में, और कितना वन जो है हमको कितना परसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो ठीक वही 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आती है, जिसमें मात्र 20% भाग पर ही वन विस्तार है। और जरूरी कितना है बाबू? 33%। लेकिन 20% ही उपलब्ध, मतलब हमको 13% अभी भी हानि में है, लॉस में भी है, जिसको हमको रिकवर करना होगा। और उसी चीज़ को हम भूमि संरक्षण में पढ़ेंगे, कैसे हम भूमि को बचाएंगे, कैसे हम अपने वातावरण, अपने पर्यावरण को बचाएंगे। हम यह कल पढ़े थे बंजर भूमि क्या होता है, प्रति भूमि क्या होता है। तो बंजर भूमि और गैर कृषि प्रयोजन कार्य में संलग्न भूमि समस्या उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए कि आपके आसपास जो भूमि है, क्या है? भूमि है, वो बंजर भूमि है। बंजर जिस पे आप खेती नहीं कर सकते उसको हम बंजर भूमि कहते हैं। वह बंजर भूमि है। और गैर कृषि प्रयोजन कार्य मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा खेत है जिसपे कोई कृषि नहीं होता है। अगर कोई कृषि कर दिया तो गैर कानूनी तरीके से हो गया, तो वही गैर कृषि प्रयोजन कार्य है। और उसमें अगर संलग्न भूमि है, उसमें से अगर भूमि पाया जाता है उससे इस सब जगह पर, तो समझ लीजिए वो हम लोग के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। जहाँ बंजर भूमि है वो हमारे लिए समस्या है। क्यों बंजर है? हमको उससे कुछ फायदा मिलेगा बंजरपनी से? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारे लिए समस्या है और उसी समस्या को हमको मिटाना है और साथ में मिलकर मिटाना है, जिससे हमारा आने वाला पीढ़ी हमको गाली ना दे कि ये लोग क्या करके चला गया है। तो ठीक उसी प्रकार मानव अपना अधिवास का निर्माण करता है। जहाँ आपने घर बनाया, ये अभी आप जिस घर में अपने मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उस वीडियो में आप जिस घर में बैठ के देख रहे होंगे, हो सकता है 100 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल, 20 साल पहले वहाँ पर जंगल हुआ करता होगा, वहाँ पर कुछ भी हुआ करता होगा, वहाँ पर पर्यावरण होता होगा। तो आपने उस जंगल को, उस क्षेत्र को काटा होगा, साफ किया होगा, तभी आपका घर बना। तो मानव अपना अधिवास का निर्माण करता है। क्या करता है? मानव अपना अधिवास का निर्माण करता है। जगह जगह आपने देखा होगा संचार साधन। संचार साधन कहने का मतलब रेल, सड़क। अगर रेल का सड़क बिछाया जाता है, क्या बिछाया जाता है? रेल, पटरी बिछाया गया। तो कहीं ना कहीं जब पटरी बिछाया जाएगा तो हो सकता है कहीं पर्यावरण को लेकर, कहीं गाछ वाले क्षेत्र से, कहीं जंगल से होके जाएगा। तो जहां जंगल से होके जाएगा वहां जंगल को तो काटेगा, वहां जंगल को तो उड़ाएगा ना, उड़ाएगा जंगल को। क्या उड़ाएगा? जंगल को उड़ाएगा। तो पेड़ को काट दिया जा रहा है। इससे क्या होता है कि पर्यावरण हमारा दुर्घटना ग्रसित होता है। दुर्घटना ग्रसित कहने का मतलब उस पर्यावरण के ऊपर आपदा आती है और उसी आपदा को हम अपना भूमि स्वरूप का उपयोग के रूप में पढ़ते हैं कि हम लोग भूमि का उपयोग कितना अच्छा से कर रहे हैं। आज हम रेल पटरी का अपना देश को विकास तो कर लिए हैं, अपने देश को एक अच्छे जगह पर तो पहुंचा दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पहुंचाने में बहुत बड़ा हानि भी है, हास भी है। आज हम आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं।
आज हम आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं, लेकिन उससे हमारा बहुत हास है। हास यह हुआ कि हम गाछ को काटे, ट्री को काटे, जंगल को काटे, वृक्ष को काटे, जिससे क्या हुआ कि हमारे चारों ओर जो है आपदा के रूप में पर्यावरण दूषित हुआ। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हुई। जहाँ 33% वन होना चाहिए वहाँ 20% वन बचा है 1952 का रिपोर्ट के अनुसार। तो कहीं ना कहीं हम लोग आधुनिकीकरण में एक चीज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भूमि संरक्षण को छोड़ते जा रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण को छोड़ते जा रहे हैं, पीछे उसको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। और वही नज़रअंदाज पनी जो है हम लोग का, आगे चल के हम लोग को कहीं ना कहीं गड्ढा में जरूर गिराएगा। तो उसके लिए हमको अभी से ही सतर्क रहना पड़ेगा। तो आइए हम भू क्षारण और भू संरक्षण को पढ़ते हैं कि भू क्षारण क्या होता है और भू संरक्षण क्या होता है। भू क्षारण मतलब मृदा जब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है उसे हम भू क्षारण कहते हैं। मतलब एक मृदा, मान लीजिए ये क्या है, मृदा है। ये क्या है, मृदा है, ठीक है। ये मृदा, देखिएगा ये मृदा है। मृदा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसी को हम कहते हैं भूक्षरण। क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। मतलब मृदा का ये कण है और जब अपने स्थान से कोई भी माध्यम के द्वारा, हो सकता है पवन के माध्यम के द्वारा, हो सकता है पानी माध्यम के द्वारा, पानी उसको घसीट के लेकर चला जाए, हो सकता है बहुत लंबा हवा चले, थंडर स्ट्रॉम आए वगैरह वगैरह, तो उससे क्या होता है, भूमि एक स्थान, भूमि का जो कण है, मृदा जो है अपने स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर चला जाता है और उसी को हम भूक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, मान लीजिए आप कूदें तो आपको कहीं ना कहीं कोई बल खींचा नीचे, तो उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसी बल को जो है भूमि को भी नीचे खींच रहा है, कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। और जिसकी वजह से क्या होता है, अनावृष्टि या अतिवृष्टि भी कहते हैं। अब अनावृष्टि या अतिवृष्टि के या भैया क्या है, सुखाड़, ड्राउट, जिसको आप हम सुखाड़ बोलते हैं, जिसको ड्राउट बोलते हैं, उसी को हम अनावृष्टि या अतिवृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि कहने का मतलब कि मृदा में जब नमी आ जाए। मृदा में नमी कहने का मतलब कि मृदा जब सूख जाए, जब मृदा में पानी का अंश ना हो, उसी को हम कहते हैं अनावृष्टि। जब मृदा में नमी आ जाए और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपदनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं, उसी को हम अनावृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि मतलब अगर मृदा में नमी आ गया, क्या आ गया, मृदा में नमी आ गया। अब मृदा में जब नमी आया तो मृदा क्या हुआ, धीरे धीरे शुष्क हो गया, शुष्क में झुलस गया। जैसे अभी आपके अंदर से एनर्जी खत्म हो जाए, धीरे धीरे आप शुष्क हो जाइएगा, ठीक उसी प्रकार मिट्टी का जो एनर्जी है वो नमी है, और नमी खत्म हो जाता है तो मृदा शुष्क हो जाता है। और जब ये शुष्क हो गया तो मृदा सूख गया, और सूखने के बाद हवा आता, बताओ, जब पानी उनी आया तो मृदा को एक जगह से दूसरी जगह लेके चला गया, तो भूक्षरण हुआ, और उसी को हम अनावृष्टि या अतिवृष्टि कहते हैं। और भारत में यही अनावृष्टि के कारण 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान होता है हर एक साल। कितना, 13 करोड़ हेक्टेयर। मान लीजिए आपके पास अभी 1 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, आप उतने में आप खुश हैं, यार मेरे पास इतना बीघा जमीन। और सोच लीजिए भारत का इतना हर एक साल नुकसान हो रहा है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। तो इसका होता क्या है कि इससे नुकसान हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, नुकसान हमको बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं कहीं देखिएगा कि कहीं कहीं माइंस है, मान लीजिए झारखंड हो गया, मान लीजिए छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ सब माइंस है। यहाँ पर कोयला को खोदा जाता है, लोह को पाया, खोद के निकाला जाता है, कहीं पेट्रोल खोद के निकाला जाता है। तो क्या होता है ना कि खनन जब कर दिया जाता है, क्या होता है, खनन जब होता है, खनन करने के बाद वो खाई जो हुआ, खाई को खुले छोड़ देता है। खुला हुआ छोड़ने के कारण अब मेरा तो भूमि का नुकसान हो गया भारत का। काहे कि अब उस पर हम ना तो घर बना सकते ना कुछ कर सकते। हो सकता है अगर सरकार क्या करे कि जहाँ से हम मिट्टी को मतलब निकाल के खनन किए, खोदे और गड्ढा कर दिए, वहाँ से कोयला निकाल लिए, फिर वहाँ पर हम कुछ ना कुछ मिट्टी को भर दें, तो इससे क्या होगा कि हमको भूमि का उपयोग आएगा। हम भूमि पे घर बना सकते हैं, हम भूमि पे कुछ भी कर सकते हैं। तो उससे भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा, भूमि का आगे बढ़ेगा, भूमि हमारे देश में और एक अच्छा योगदान निभाएगा। पंजाब और हरियाणा में अति सिंचाई होता है। पंजाब हरियाणा जैसा कि हम जानते हैं कृषि प्रधान राज्य है। क्या है, कृषि प्रधान राज्य। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा कृषि होता है। सबसे ज़्यादा कृषि होने के कारण यहाँ अति सिंचाई होता है। क्या होता है, अति सिंचाई होता है। अति सिंचाई कहने का मतलब कि पानी, सिंचाई का मतलब होता है जब आपका खेत में फसल है उसको जब आप पानी दीजिएगा तो उसको कहते हैं सिंचाई। क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। और उसी सिंचाई जो है पंजाब और हरियाणा में अधिक होता है।
और उसके अधिक होने से क्या होता है, जब पानी आप अधिक जब करिएगा तो पानी कहीं ना कहीं जमा होगा, जिसको हम जल क्रांतता कहते हैं, जिसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं, पानी जमा बढ़ा। और जब जहाँ पर पानी जमा होता है मृदा में लवणता लाता है, लवणता मतलब एसिड की मात्रा लाता है, और क्षारीय गुण बढ़ाता है, एक बेसिक गुण बढ़ाता है। क्षारीय गुण कहने का मतलब कि उसके अंदर नमी को कम कर देता है, और नमी एनर्जी है मृदा का, जैसा कि हम पढ़े थे। और जब ये कम हो जाता है तो इससे मृदा का निम्नीकरण होता है, मृदा धीरे धीरे घटते जाता है, मृदा हटते जाता है, घटते जाता है। तो हम इतना दूर में ये समझे कि भूमि निम्नीकरण जो है, भूमि का धीरे धीरे घटना जो है, आधुनिक मानव सभ्यता के लिए विकट समस्या है। मतलब हमारा जो आधुनिक मानव है, हम लोग जो अभी आधुनिक मानव है, हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है कि भूमि का निम्नीकरण, भूमि का धीरे धीरे घटना। और वही हमारे लिए एक चुनौती, अगर हम इसको रोक लेते हैं तो हम समझ लिए भूमि का संरक्षण कर लिए, हो सकता है हम अपना एक योगदान निभा दिए आने वाला पीढ़ी के लिए। तो हम भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम फसल चक्रण के द्वारा मृदा को पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। फसल चक्रण कहने का मतलब भैया कि हो सकता है आज हम 3 महीना ये उगाएं आलू, तो 3 महीना बाद हम प्याज उगाएं, 4 महीना बाद हम फिर दाल उगाएं, तिल उगाएं। क्या उगाएं? दाल, तिल। इससे क्या होता है? फसल का चक्रण, मतलब फसल, एक फसल के बाद दूसरा फसल, एक फसल के बाद दूसरा फसल। नहीं, ये ऐसा नहीं कि अगर आलू उगा रहे हैं तो 365 दिन हम आलू उगा रहे हैं, नहीं। हर एक महीना, हर एक 3 महीना या जो महीना 4 महीना हम चक्रण के जरिए उसको बदलते रहें। इससे क्या होता है ना कि भूमि को एक अच्छा पोषण मिलता है, भूमि को पकड़ मिलता है, जिससे भूमि मजबूत होता है। क्या होता है? भूमि मजबूत होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में हम समोच्च जुताई करें, काउंटर प्लगिंग करें। अब समोच्च जुताई किसको कहते हैं भैया? जिसके जरिए हम अपरदन को रोक सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है कृषि ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे होने के कारण क्या होता है? मृदा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। मृदा का अगर हवा चलेगा तो घस के यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा? मृदा का अपरदन हुआ। उसी चीज को रोकने के लिए हम काउंटर प्लगिंग करेंगे। काउंटर प्लगिंग कहने का मतलब एक ठो हम आड़ यहाँ लगा दिए, मेड़ एक ठो यहाँ लगा दिए, दूसरा मेड़ यहाँ पे लगा दिए। इससे क्या होगा? यहाँ का मृदा यहीं रह गया, यहाँ का मृदा यहीं रह गया, यहाँ का मृदा यहीं रह गया, तो मृदा का अपरदन रुका। मृदा का अपरदन रुकेगा तो हम ये मृदा को बचा सकते हैं, मृदा का निम्नीकरण से हम बचा सकते हैं मृदा को। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में हम पट्टिका कृषि का उपयोग कर सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग का उपयोग कर सकते हैं। मतलब पवन जहाँ राजस्थान पर है, अगर वहाँ पे भी हमको कृषि करना है, हम जानते हैं कि राजस्थान में जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक हवा चलती है, तो उसको रोकने के लिए हम फसलों के बीच घास के पट्टियाँ को लगा देंगे। जैसे फसल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? यहाँ पर फसल लगा हुआ है, तो उसके बीच में हम घास का पट्टी लगा दी, यहाँ पर, यहाँ पर। इसको कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टिका कृषि कहते हैं। जिससे हम पवन से मृदा उड़ के दूसरे जगह पर नहीं जाएगा, वहीं पर स्टोर रहेगा। रसायन का हम उचित मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रसायन का। अब अगर बोलिएगा कहीं कहीं हम लोग यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़्यादा करने से धीरे धीरे मिट्टी में कमी आती है। मिट्टी में जो गुण होता है, मिट्टी का, मृदा का जो गुणवत्ता होता है, धीरे धीरे घटते जाता है। और उसको हम बचाने के लिए रसायन का उचित मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। एडेनिन जो है वो रसायन है। क्या है? एडेनिन जो है केमिकल है। वो केमिकल जब हम मिट्टी में डाल देते हैं तो मेढक का प्रजनन को रोक देता है। मेढक, भैया मेढक का प्रजनन से हमको क्या मतलब? नहीं, मतलब यह है कि मेढक का प्रजनन जो होता है, जब मेढक का प्रजनन ही बंद हो जाएगा तो कीड़ा जो उड़ेगा, जो कीड़ा आएगा उसको खाएगा कौन? कीड़ा जब अत्यधिक हो जाएगा तो क्या होगा? फसल खराब कर देगा। फसल खराब होगा तो मृदा खराब होगा, मृदा खराब होगा तो हम भूमि क्षरण, भूमि निम्नीकरण की समस्या से आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। आज तमाम सरकार, जितनी भी सरकार आती है जाती है, सब वृक्षारोपण पर जोर देती है। क्यों? वृक्षारोपण पर जोर देने का मतलब एक तो पहला 33% को हम लक्ष्य को छू सकते हैं वृक्षारोपण के जरिए। दूसरा, हम भूमि की निम्नीकरण से भी बचा सकते हैं वृक्षारोपण के जरिए। कैसे? कि जैसे जब जड़ होता है तो जड़ जो है मिट्टी को बहुत मजबूती तरीके से पकड़े हुए रखता है, और जब मिट्टी को मजबूत तरीके से पकड़े हुए रहेगा तो मिट्टी को हिलने देगा, मिट्टी क्या होगा? मजबूत होगा। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है किससे? जब पत्ती उसका मृदा में जाता है तो ह्यूमस
पैदा करता है। ह्यूमस मतलब नमी की मात्रा को ज़्यादा करता है। नमी की मात्रा जो है मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाता है और इसलिए वृक्षारोपण पर हम लोग को जोर देना चाहिए। और यही प्रकार था, या कुल 6 प्रकार जो है भूमि संरक्षण का प्रकार है। एग्जाम में हो सकता है, आपका एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आ जाए भूमि संरक्षण को हम कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी कंजर्व आवर नेचर, भूमि संरक्षण को हम कैसे रोक सकते हैं। तो उस चीज़ को हम आज जाने। तो प्राकृतिक संसाधन इसी के जरिए आपका कंप्लीट हो गया। खंड क जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले में हम जल संसाधन को कवर करेंगे और जल संसाधन के बारे में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये पूरा प्राकृतिक संसाधन अभी तक में आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।